जैसे दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही जरूरी है। 3 महत्वपूर्ण नियम और परिभाषा दोनों बताएंगे। वीडियो अगर आपने देख ही लिया है, वीडियो को आपने क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। मैं आज को बताऊंगा महत्वपूर्ण नियम। केमिस्ट्री के अंतर्गत पूरी बेधड़क 3 नियम है। ये 3 नियम के अलावा बाकी जो है नियम है भी एक आध दो, वो पूछा नहीं जाता है ये, लेकिन 3 नियम जरूर पूछे जाते हैं मेरे भाई। आंसर के साथ बताऊंगा आज इस वीडियो में, मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको आप देख लो अच्छे से, नोट करते चलो, क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई लफड़ा वाला चक्कर ना रहे, ठीक। तो मेरे भाई पहला नंबर क्या है, कोलराउस के नियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल तरीके के साथ बताऊंगा। वीडियो क्लिक किया तो वीडियो को अंत तक देखना और इस भाई के दिल पे प्यार जताओ, मतलब वीडियो को फैलाओ जगह जगह, है ना। कुछ भी करो लेकिन बताओ सबको। दूसरा नंबर क्या है, हेनरी के नियम। ये भी बताऊंगा आंसर के साथ, मेरा आंसर सटीक रहता है ये मान चलिए। तीसरा नंबर क्या है, राउल्ट के नियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार कई बार पूछा चुका है। अब इन सब क्वेश्चन को बताना नहीं पड़ेगा कि भैया 2014 में आया, 13 में आया, 16 में आया, 18 में आया, 24 में आया तभी आपको मालूम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पढ़ने चाहते हो तो ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये विख्यात क्वेश्चन है। विख्यात मतलब फैला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मशहूर है, इतना मान चलिए। एक बहुत ही पतली वाली मिठाई जानो, ये मिठाई ऐसा नियम है कि ये आएगा 3 में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर। तो समझ गए, अभी बता रहा हूँ आंसर के साथ। तो परिभाषा के अंतर्गत 6 ऐसे परिभाषा हैं जो बहुत ही जरूरी है। पहला नंबर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, नैनर समीकरण। भटकना नहीं दोनों में, ठीक, नाम एक ही है। दूसरा नंबर क्या है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण से समझिए। अभी इसको भी बताएंगे आसान से आसान। तीसरा नंबर क्या है, पेप्टिकर्ण भी पूछा जाता है 3 नंबर या 5 नंबर में। इंपॉर्टेंट है, तुम लोग इसको भूल जाते हो। ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, आपकी किताब में है लेकिन आप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन आज इसको देख लेना है। चौथा नंबर क्या है, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन को समझाइए उदाहरण सहित। मेरे भाई इसको भी बताएंगे, ठीक। निश्चिंत रहिए, वीडियो क्लिक किया तो वीडियो को अंत तक देखो यार, कॉपी रफ लेकर बैठ जाओ ना। पांचवा नंबर क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या है क्या नहीं, पूरी चीजें आज की वीडियो में मिलने वाली है मेरे भाई, तो बिल्कुल निश्चिंत। छठा नंबर क्या है, रेडॉक्स विभव भी बताएंगे। सारा चीज आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, नियम परिभाषाएं दोनों मेरे भाई। अगर इससे और ज्यादा क्वेश्चन चाहते हो महत्वपूर्ण परिभाषा के, मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है आंसर सहित, अगर उसको पाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, एक बार जाके आप देख लेना तो ज्यादा आपके लिए अच्छा और बेहतर होगा। तो कोई बात नहीं, मन करे तो देख लेना लेकिन इसको देख लेना। तो चलिए मैं बात करने वाला हूँ पहले नंबर, जिसका नाम है कोलराउस के नियम, आंसर के साथ। अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्या है। पहले नंबर ये लिखा है कोलराउस के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये पूरा 5 नंबर का आता है। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के, सबसे बड़ी बात ये है। आंसर कैसे याद करना है कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत तन्यता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। इसे हम कोलराउस के नियम कहते हैं मेरे भाई। इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, जैसे लिखा है वैसे अगर आप लिखते हो तो गारंटी है 5 नंबर आपके हाथ में पक्का हो जाएगा, है ना। ये आपका एम है, ये आपका क्या है दोस्तों, अनंत, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। ये क्या है, मोलर चालकता। एन प्लस क्या है, धनात्मक संख्या, एन माइनस क्या है, ऋणात्मक संख्या। बस कुछ ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। 2-3 बार अगर आप याद करते हो अच्छे दिल से तो आपको याद हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको कम से कम अनुप्रयोग 2 अनुप्रयोग तो बिल्कुल लिखना है। 2 ही अनुप्रयोग पूछा भी जाता है कि कोलराउस के नियम लिखिए तथा 2 अनुप्रयोग लिखिए, तो 2 अनुप्रयोग लिखना है। वही अनुप्रयोग याद करना है जो आसान होने, कठिन भूल जाओगे। पहला नंबर क्या है कि अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ये क्या है, मोलर चालकता। दूसरा नंबर क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, इतना ही आपको करना है। यहाँ इतना करते हो ना तो 5 नंबर आपके हाथ में पक्का हो जाएगा। ध्यान रखना कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री है, ठीक। ज्यादा और कुछ नहीं करना मेरे भाई। 2 से 3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटेड है आपको याद हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आपका अपना भाई है, कमेंट करो, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसा दोस्तों आपने इसके साथ ले लिया होगा, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए मैं बात बता दिया पहला, अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर लिखा है हेनरी के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं बताऊंगा 2024, 23, 21, 22 तब तुमको विश्वास पड़े। अगर आप पढ़ने वाले छात्र ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको अच्छे से नोट कर लेना है, फेयर कॉपी की दफ्ती में कहीं कि आपको मतलब फटे ना, वो हमेशा बना रहे, ठीक।
आंसर क्या है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसे हम या जिसे हम हेनरी के नियम कहते हैं। अर्थात लिखना है m समानुपाती p। अब मेरे भाई ये समानुपाती जब चिन्ह हटेगा ना तो m बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, k और p हो जाएगा। रही बात कि सर कि m क्या है, k क्या है, p क्या है, तो मेरे भाई ये आपका m बराबर kp हो गया। मेरे भाई m आपका क्या है, तो m आपकी घुली हुई गैस की मात्रा है, ठीक। k आपका क्या है, तो k आपका समानुपाती स्थिरांक है, ठीक। अब p को क्या बोलते हैं, तो p को बोलते हैं साम्य पर गैस का दाब। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। m क्या होता है, घुली हुई गैस की मात्रा, k क्या है, समानुपाती स्थिरांक, p क्या है, साम्य पर गैस का दाब। मतलब हमने m बराबर kp बता दिया, हेनरी नियम बता दिया, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इसको छाप लेना है। ये मान चलिए इनकी आने के चांसेज नहीं, ये आया हुआ लिखा हुआ रखा होगा, हेनरी के नियम, कोलराउस के नियम, ठीक। तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। ये 5 ही 5 नंबर के आते हैं डायरेक्ट, इसीलिए आपको निश्चित रहना है, याद जरूर कर लेना है। बाकी इंपॉर्टेंट है, इतना जानिए बस। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर ये लिखा है कि राउल्ट के नियम। ये तो और ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है, कई बार पूछा चुका है। 2024 में आया था, 2023 में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के आंसर बादशाह है मेरे भाई। ये महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत ये आपको जरूर याद कर लेना है। 3 नियम है, तीनों की याद करके जाना मेरे भाई, है ना। तो अब आपको आंसर क्या है, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है, इसे हम राउल्ट के नियम कहते हैं। अब इतना करने के बाद सूत्र लिखना है, P बराबर P0 A x A प्लस P0 B x B। इतना क्लियर हो गया बस। अब आपको लिखना है क्या, राउल्ट के नियम की सीमाएं जरूर लिखना है, कम से कम 2 सीमाएं लिखना ही है। तो पहला सीमा क्या है कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा क्या है मेरे भाई, एनटीपी। एनटीपी ये आपको नहीं देखना, ध्यान दे लीजिए। एनटीपी मतलब होता है कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। वही लिखा कि एनटीपी पर दोनों घटक अवापशील होना चाहिए। अब रही बात कि सर एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी क्या होता है, सामान्य ताप दाब, लिख लेना। तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की दोनों सीमाएं याद कर लेना है। राउल्ट के नियम किसे कहते हैं याद कर लेना है। बाकी ये सूत्र बिच्चा लिख देना है। इतना करके आते हो 5 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा मेरे भाई। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। अब हम बात करने लगे महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत पहले नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत पहले नंबर। तो महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत दोस्तों पहले नंबर क्या है, पहले नंबर ये लिखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए तथा इसको किससे लिखते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। आंसर आपको ये लिखना है कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के बीच बोलो चाहे मध्य, तो धातु और विलयन के मध्य या बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब रही बात कि इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित मतलब लिखना, इसे हम E0 से लिखते हैं। अब बात की जाए दोस्तों सूत्र की, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे N लोग 1 बटे f घात n प्लस ब्रैकेट क्लोज। ये आपका रहा सूत्र। ऐसे आप लिखते हो तो यहाँ से 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी क्या होता है कि नैनर समीकरण। तो भटकना नहीं, दोनों एक ही बात है, यही आंसर होगा। तो ऐसे ही आप लिखते हो तो यहाँ से आप 5 नंबर अर्न कर सकते हो। तो मेरे भाई मेरा कहना समझ गए, चाहे नैनर समीकरण बोलो चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलो, बात एक ही है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हो ना तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा होगा, ठीक। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर, ठीक। तो अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है भाई। दूसरा नंबर आपसे ये क्वेश्चन पूछाएगा कि द्रव स्नेही कुलाइड तथा द्रव विरोधी कुलाइड किससे कहते हैं। दोनों का उदाहरण देकर आपको समझाना होगा। 5 नंबर आपके हाथ में पक्का होगा तभी। ये तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको हेडिंग डालना है कि द्रव स्नेही कुलाइड। अब इसके अंतर्गत ये लिखना कि वे कुलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कुलाइडी कणों में विभाजित होकर कुलाइडी विलयन बनाते हैं, इसे हम द्रव स्नेही कुलाइड कहते हैं, ठीक। अब उदाहरण की बात की जाए, मतलब एग्जांपल की, जिलेटिन कामा स्टार्च कामा गोंद कामा प्रोटीन आदि। इतना कर देते हो तो यहाँ से 2.5 नंबर पक्का। फिर दूसरी हेडिंग डालना कि द्रव विरोधी कुलाइड, उसी का है, ठीक। अब इसके अंतर्गत लिखना है वे कुलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कुलाइडी विलयन नहीं बनाते। इसमें क्या है कि नहीं बनाते हैं, इसमें क्या है कुलाइडी विलयन बनाते हैं, बस इतना ही फर्क है, ठीक। तो सरलता से कुलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम द्रव विरोधी कुलाइड कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर Fe, ब्रैकेट के अंदर OH का होल थ्राइस, ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट का हो जाएगा H2S3। ठीक, आज इतना करना है आपको दोस्तों। यहाँ से आप 5 नंबर अर्न कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आपका रहा क्वेश्चन, इसका मैंने आंसर बता दिया। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो जैसे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर ये लिखा है कि पेप्टिक कण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना होगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बात नंबर की नहीं, बात इंपॉर्टेंट है, ठीक, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडी विलयन या कोलाइड विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिक कण कहते हैं। इतना करना है मेरे भाई। इसके बाद क्या लिखना है, तथा पेप्टिक कण की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। स्कंदन कैसे कहते हैं ये आपको नहीं पता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है मेरे भाई। स्कंदन की जो विपरीत प्रक्रिया को ही पेप्टिक कण कहते हैं। तो ये फिर से एक बात देखते हैं, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइड विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिक कण कहते हैं, तथा पेप्टिक कण की जो विधि है स्कंदन के विपरीत होता है। विपरीत मतलब उल्टा, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल, उदाहरण मतलब जैसे, तो Fe, ब्रैकेट के अंदर OH का होल थ्राइस, हिंदी में बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। बस इतना करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं ना, बाकी इसमें कोई माथा पच्ची करना है। ऐसे ही आप करते हो 2 से 3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटेड है आपको याद हो ही जाएगा, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसा दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और बढ़िया होगा। तो मेरे भाई अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। लिखा कि वास्तविक विलयन। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह पूछाएगा कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन किससे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना होगा। ये आपका क्वेश्चन रहा कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आपको हेडिंग डालना होगा कि एक तरफ वास्तविक विलयन, एक तरफ कोलाइडी विलयन। तो सबसे पहले वास्तविक विलयन में आपको ये लिखना होगा जिसमें विलय तथा विलय के कणों का आकार बराबर होता है। इन कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण, इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है, इसे हम वास्तविक विलयन कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, चीनी, यूरिया, ग्लूकोज आदि। ये आपका वास्तविक विलयन कंप्लीट। अब आपको हेडिंग डालना होगा कोलाइडी विलयन, उसी का है, ठीक। अब इसके अंदर ये लिखना है कि वे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा तथा 1000 नैनोमीटर से कम होता है उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसे अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, ठीक। उदाहरण की बात करें तो गोंद, स्टार्च, प्रोटीन, आदि। मेरे भाई आराम से देखना है इस वीडियो को, ये इंपॉर्टेंट। तो मेरा कहना समझ गए, ये दोनों आप याद कर लेना। एक ही क्वेश्चन, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये रहा क्वेश्चन, उसका आंसर मैंने बता दिया, ठीक। इंपॉर्टेंट है, तैयारी जरूर करना। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर। तो अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्या है। 5वां नंबर ये लिखा कि लिगेंड किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है कि वह आयनिक चीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से स्थित रूप से जुड़ी होती है उसे हम लिगेंड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना है। क्या लिखना है कि वह आयनिक चीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से स्थित रूप से जुड़ी होती है उसे हम लिगेंड कहते हैं। अब इसके बाद उदाहरण जरूर लिखना होगा। उदाहरण में आपको लिखना होगा पहला K4, ब्रैकेट के अंदर Fe, ब्रैकेट के अंदर CN, ब्रैकेट क्लोज 6, ब्रैकेट क्लोज में, है ना, मतलब जैसा ब्रैकेट लगा है ऐसे ही ब्रैकेट लगाना है। में CN ऋणायन लिगेंड है क्योंकि यह संकर में केंद्रीय Fe डबल पॉजिटिव आयन से सीधे जुड़ा है, ठीक। आप 5वां नंबर कंप्लीट। इतना करना है, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना, जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए। आप 2-4 बार याद करिए तो छप जरूर जाएगा। यहाँ पर आपका तेज है, दिमाग आपका भी तेज है, बस अपने आप को ये पहचानो, है ना। थोड़ा रगड़ना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक। 5वां कंप्लीट। 6वां नंबर क्या है, रेडॉक्स विभव किससे कहते हैं। मेरे भाई वीडियो को शेयर कर देना। देखिए मैं आपके लिए मैथ कर रहा हूँ ना, गर्मी भी हो रही, आप कुछ मेरे भी लिए मैथ करो, तो वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब वगैरह कर देते हो तो दिल को थोड़ा तसल्ली मिल जाती है, ठीक। कर जरूर देना, अपना फर्ज निभाना, है ना, ऐसा नहीं। तो बाकी तो 6वां नंबर का कि रेडॉक्स विभव बहुत आसान है, 2 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर का। कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है, मैंने क्या बोला कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। इतना कर दिया। अब सूत्र लिखना है E = E0 + 0.591/n।
है ना, log 10 OX बटे RED। चाहो तो इतना मत याद करो, इतना ये ऐसे ही लिखा था सूत्र की वजह से। बाकी मेन इतना है कि E बराबर E0 प्लस 0.591 बटे NF या N। ठीक, तो मेरा कहना समझ गए। अब आपको करना क्या है, इसकी तो आपने इसके साथ ले लिया होगा। अब आपको कैसी वीडियो चाहिए, फिजिक्स पर या केमिस्ट्री पर या मैथ पर, कौन सा फिजिक्स के चैप्टर शुरू किया जाए, कैसी वीडियो चाहिए, कमेंट जरूर कर देना। ठीक, आशा करते हैं अगले वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।